जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है और इस जिसको हम लोग स्टैटिक जीके के नाम से जानते हैं। तो आज 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होगा मैं उसके बारे में आप सबों को बताऊँगा। और आगामी एग्ज़ाम जो आने वाले हैं SSC GD और ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, रेलवे ग्रुप डी का, और ढेर सारे एग्ज़ाम पड़े हुए हैं। सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन सा जो होगा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बने रहिए 10, 15, 20 मिनट तक इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। पहला क्वेश्चन आज का है आपको कि बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है। क्वेश्चन आपका है कि बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है। बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा जो है ना किस राज्य से लगती है, ये क्वेश्चन आपका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है, भारतीय किस राज्य से लगती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल होगा। और हम लोग पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी जो आपको कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की यदि कैपिटल आपसे पूछा जाए तो कोलकाता है। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और पश्चिम बंगाल के वर्तमान में CM कौन है, तो याद रखना ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो है वर्तमान में पश्चिम बंगाल के CM है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हावड़ा ब्रिज कहाँ पर है। क्वेश्चन पूछा जाता है हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज जो है वो कहाँ पर है, तो याद रखिएगा हावड़ा ब्रिज आपको कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सुंदरबन डेल्टा, जो कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा, डेल्टा का नाम क्या है, तो इसका नाम है सुंदरबन। क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा है, जो कि आपको कहाँ पर पड़ता है, तो याद रखना ये भी आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यानी वेस्ट बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। क्वेश्चन जो नेक्स्ट है आपका कि सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था, तो इसका हो जाएगा आपको वो अधिवेशन होगा कांग्रेस का 1925। कौन सा अधिवेशन होगा? 1925। और यदि आपसे स्थान पूछ दिया जाए कहाँ पर किया था अध्यक्षता, तो याद रखना अध्यक्षता किया था आपको कानपुर में। कानपुर का अधिवेशन जो हुआ था 1925 में, उसकी अध्यक्षता किया था सरोजिनी नायडू। और एग्जाम में पूछा जाता आपको कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो कौन होगा? सरोजिनी नायडू होगा। सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और यदि पूछ दे क्वेश्चन कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, पहली महिला अध्यक्ष पूछ दे, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यदि आपसे पूछ दे अध्यक्ष तो कौन थी, तो याद रखना है एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट बनी थी। और यह कब किया था अधिवेशन, तो याद रखिए 1917 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। और इसका संबंध कहाँ से था, तो याद रखना ये आयरलैंड की रहने वाली थी। कौन? तो एनी बेसेंट। और यदि कांग्रेस पार्टी की स्थापना की बात की जाए, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, कांग्रेस की स्थापना की यदि बात की जाए, कांग्रेस की स्थापना, तो याद रखना कांग्रेस की स्थापना हुआ था आपको 1985 में। कब हुआ? 28 दिसंबर, सॉरी यहाँ पर 1885 हो जाएगा। 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? तो याद रखना है मुंबई में हुआ था। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो WC बनर्जी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि माजुली द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन आपका है कि माजुली द्वीप जो है ना वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। यानी कहाँ पर है तो याद रखना है माजुली द्वीप भारत के असम में है। और किस नदी पर है ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि माजुली द्वीप जो है वो किस नदी पर है। तो याद रखना आप लोग को ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है आपको माजुली द्वीप है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है यानी कहाँ से निकलती है तो याद रखिएगा मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील जो है तिब्बत में, वहीं से ये निकलती है नदी। और जहाँ से ये निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ इसका नाम क्या है, सांगपो नाम है। यानी तिब्बत से जहाँ से निकली ये नदी उसका नाम वहाँ पर क्या है, सांगपो नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन आज का है। अगला क्वेश्चन आपको है, अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। अभी तुरंत आप सबों को बताए थे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, और ये क्वेश्चन है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये हो जाएगा आपको एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया तो याद रखना है 1917 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। और यदि पूछ दे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष यदि आपसे पूछ दिया जाए मुस्लिम अध्यक्ष कौन था तो याद रखना बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और यदि आपसे पूछ दे कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछ दे आपसे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना था तो याद रखना वो बना था आपको जॉर्ज यूले। कौन थे तो याद रखिएगा जॉर्ज यूले जो थे आपके कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछ दे आपसे प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछ दे तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी हो जाएगा कांग्रेस के आपको प्रथम पारसी अध्यक्ष। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे तो दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन क्या है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा रोग जो होगा ना विटामिन सी की कमी होगा तो रोग होगा आपको स्कर्वी। कौन सा रोग होगा, स्कर्वी रोग होगा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछ दे आपको, रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम तो याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो आपको रासायनिक नाम है किसका तो याद रखिएगा विटामिन सी का। अब क्वेश्चन एक पूछा जाता है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है तो याद रखिएगा बी और सी है। बी और सी जो होगा ना ये जो आपको बी और सी विटामिन जल में घुलनशील है, ये जल में घुल जाते हैं। और यदि आपसे पूछ दिया क्वेश्चन कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होगा तो याद रखिएगा एक साथ आप लोग एडेक, एक बीमारी होता है ना हार्ट अटैक, तो याद रखिएगा एडेक ADEK ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन का खोज किसने किया था। विटामिन का खोज यदि पूछ दे विटामिन का खोज किया था फंक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया 1911 में जो है विटामिन का खोज किया था। और याद रखना है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माँ के दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है तो याद रखना विटामिन A और विटामिन C माँ के दूध में ये विटामिन नहीं पाए जाते, लेकिन पौष्टिक आहार माँ का दूध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है आपका कि विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है तो याद रखना है विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है तो याद रखना है रेटिनॉल जो है
रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत पूछा जाता है। सबसे अच्छा स्रोत यदि पूछ दिया जाए आपसे क्वेश्चन में कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो याद रखना वो आपको गाजर है। गाजर में जो है भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। गाजर खाइए और तंदुरुस्त रहिए। तो याद रखिएगा आँखों के लिए अच्छा विटामिन कौन होगा? आँखों के लिए अच्छा कौन सा विटामिन होगा? अच्छा विटामिन होगा आपको, वो हो जाएगा विटामिन आपको ए। तो याद रखिएगा आँखों के लिए अच्छा विटामिन ए होगा। और विटामिन ए की जब कमी होगी, तो कौन सा बीमारी होगा? तो याद रखिएगा बीमारी होगा आपको रतौंधी। कौन सा बीमारी होगा? यदि विटामिन ए की कमी होगा तो रतौंधी बीमारी होगा और एक होगा जीरोप्थेलेमिया बीमारी। तो दोनों विटामिन ए की कमी से बीमारी होता है। तो आप लोग विटामिन ए के लिए गाजर लीजिए और स्वस्थ रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो हम लोग जान लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 8 या 9 अगस्त 1942 को। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। ऑप्शन में कभी 8 भी ले लेता है, कभी 9 भी डेट ले लेता है। तो याद रखिएगा 8 या 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा शुरू किया गया? द्वारा यदि पूछे तो महात्मा गांधी होगा। कौन होगा? महात्मा गांधी होगा। और ऐसे ही भारत का जो है अंतिम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। अंतिम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। एग्जाम में यदि आपसे पूछ ले कि भारत की आज़ादी के लिए जो लड़ा गया था अंतिम स्वतंत्रता संग्राम कौन सा है, तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त प्रस्ताव ऑप्शन में रहता है। और इसमें क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन की जैसे ही शुरुआत हुई कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत के विभिन्न क्रांतिकारी नेताओं क्या किया? गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। तो याद रखिएगा जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के केंद्रीय कारागृह में, जयप्रकाश नारायण को झारखंड के केंद्रीय कारागृह में डाल दिया गया। सभी विभिन्न प्रकार के जितने भी नेता थे सबको गिरफ्तार करके जो है जेल में डाल दिया। उसके बावजूद भी भारत की जनता ने क्या किया? साथ दिया था और जा कर के ये सफल हुआ था आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ये सफल हुआ था। तो याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 8 या 9 अगस्त 1942 को। किसके नेतृत्व में? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। और भारत का ये अंतिम स्वतंत्रता संग्राम था। यदि आपसे एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाए कि आज़ादी के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था? प्रथम यदि स्वतंत्रता संग्राम आपसे पूछा जाए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यदि पूछा जाए आज़ादी के लिए कौन सा लड़ा गया, तो 1857 की क्रांति होगा। 1857 की क्रांति होगा, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए पहली लड़ाई जो लड़ी गई थी वो 1857 की क्रांति थी, जिसकी शुरुआत 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। और उसके मेन नायक कौन थे? 1857 के मेन राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय थे। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था 1946 ईस्वी में। नहीं, भारतीय संविधान का गठन कब हुआ? 1946 में। और किस योजना के तहत? पूछ देता क्वेश्चन कि किस योजना के तहत गठन हुआ, तो कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन किस योजना के तहत गठन हुआ भारतीय संविधान का? तो याद रखना है कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था सन 1946 ईस्वी में। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो याद रखना पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। और दूसरी बैठक कब हुई? दूसरी बैठक हुई थी आपको, दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को।
याद रखना है, संविधान सभा की पहली बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को और दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। और पहली बैठक में जो है अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। यदि अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो आपको संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, नहीं भारत के जो राष्ट्रपति उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखना इसके कार्यकाल जो होता है आपको 5 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत बनते हैं? तो अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत बनते हैं? तो 52 के तहत। और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है किस अनुच्छेद के तहत? याद रखिएगा अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है, राष्ट्रपति को जो है क्षमादान का भी अधिकार है। क्षमादान कितने अनुच्छेद के तहत देते हैं? तो याद रखिए आर्टिकल 72 के तहत जो है किसी भी व्यक्ति को वो क्षमा कर सकते हैं। और यदि आपसे पूछा जाएगा भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वो भी आपको राष्ट्रपति होगा। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे और सबसे लंबा कार्यकाल भी था। और राजेंद्र प्रसाद का जो संबंध था आपको वो बिहार के जीरादेई गांव के रहने वाले थे। और यदि वर्तमान में पूछे राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद है। रामनाथ कोविंद जो है ये वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है। और याद रखिएगा ये जो है ना दूसरे दलित राष्ट्रपति है। ये जो रामनाथ कोविंद है दूसरे दलित राष्ट्रपति, इससे पहले दलित राष्ट्रपति थे डॉक्टर KR नारायण और दूसरे दलित राष्ट्रपति बने हैं रामनाथ कोविंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? यानी बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। कब हुआ? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। किसके शासन काल में हुआ? तो याद रहिए यदि आपके पूछा जाए किसके शासन काल में हुआ, शासन काल, तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के शासन काल में जो है हुआ था वो आपको बंगाल विभाजन हुआ था। और कर्जन ने ये विभाजन का उद्देश्य बताया था कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा हो गई है और हमें जो है शासन चलाने में परेशानियां होती थी, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य जो था वो बंगाल की शक्ति को तोड़ना था। क्योंकि भारतीय क्रांतिकारियों का वो जो है ना धार एक जगह हो रहा था, इकट्ठा हो रहा था बंगाल में, उसकी धार को ख़त्म करना था लॉर्ड कर्जन को। लेकिन वो बताया था कि जनसंख्या ज़्यादा हो गया और हमको प्रशासन चलाने में दिक्कत होती, लेकिन उसका मेन मकसद था क्रांतिकारियों की धार को खत्म करना। तो ये विभाजन कब हुआ? 1905 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, तो रद्द हुआ 1911 में। 1911 में क्या हुआ? दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और इस बंगाल विभाजन को क्या किया? रद्द कर दिया गया। और इसी समय किसके समय हुआ था रद्द? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का नाम याद रखिएगा आप लोग। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1911 के समय भारत के वायसराय थे और इसी के समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और भारत की राजधानी भी परिवर्तित हो गई थी, कलकत्ता से दिल्ली हुआ था। 1911 में घोषणा हुआ और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ हो गया? तो दिल्ली हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपको कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, नहीं प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो याद रखिएगा निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है।
निर्वात में क्या होगा, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है, इसी को हम लोग वैक्यूम बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में इंग्लिश में भी लिख देता है, तो याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो याद रखना वैक्यूम में होती है। और प्रकाश की चाल होती है कितना, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो प्रकाश की चाल होती है। और याद रखिएगा प्रकाश की चाल से किसी का चाल ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 1 सेकेंड में ये 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। और आपको एग्जाम में फंसा दिया जाएगा, दे देगा ऑप्शन में, मान लीजिए वायुयान की चाल, रॉकेट की चाल। और आप लोग को घबराना नहीं है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्रकाश की चाल से किसी के भी चाल ज़्यादा नहीं हो सकती है। और यदि आपसे पूछ दिया जाए किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होगा सबसे ज़्यादा होगा, और बैगनी का जो होगा आपको सबसे कम होगा। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा। यदि प्रकीर्णन पूछा जाए, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, तो याद रखना है बेस्ट एग्जाम्पल जो होगा इसका वर्ण विक्षेपण होगा। वर्ण विक्षेपण के कारण जो है, वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। लेकिन यदि ऑप्शन में आपको और सब रह सकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी रहता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और आपको ऑप्शन में अपवर्तन भी रहता है। तो याद रखना है, यदि आपसे एग्जाम में बेस्ट एग्जाम्पल यदि पूछा जाए, बेस्ट एग्जाम्पल इसका कौन सा होगा, बेस्ट आंसर, तो याद रखना वर्ण विक्षेपण होगा। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, तो वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो जो प्रकाश की जो 7 रोशनी है वो 7 भागों में बट जाती है। तो याद रखना बेस्ट इसका आंसर जो होगा वर्ण विक्षेपण होगा। यदि ऑप्शन में आपको दिया रहे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, तो आपको ऐसा एक ऑप्शन रहेगा कि इनमें से ऑल रहेगा, मतलब सभी रहेगा, तब आप लोग सभी टिक कीजिएगा। लेकिन बेस्ट आंसर क्या होगा, वर्ण विक्षेपण होगा। और याद रखिएगा इंद्रधनुष जो बनता है, इंद्रधनुष जो बनता है ऊपर का कलर कौन सा होता है, तो रेड होता है, नीचे में क्या होता है, वायलेट होता है, वायलेट होता है। तो याद रखना है कि प्राथमिक इंद्रधनुष जो में रेड कलर ऊपर होगा और वायलेट कलर नीचे होगा, और प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है वो आपको साफ दिखेगा। लेकिन सेकेंडरी यानी द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होगा, तो याद रखिएगा वायलेट ऊपर चल जाएगा, रेड नीचे होगा, और सेकेंडरी इंद्रधनुष जो होगा वो आपको साफ नहीं दिखता है। और क्वेश्चन एक पूछ दिया जाता है कि 12 बजे इंद्रधनुष कहाँ बनता है, तो याद रखिएगा दिन के 12 बजे इंद्रधनुष नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1920। क्या होगा, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और 1 अगस्त को क्या हुआ, तो जब बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया। बाल गंगाधर तिलक की क्या हुआ, मृत्यु हो गया। और इसी दिन गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने की घोषणा की। गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन चलाने की घोषणा किया कब, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। और यह असहयोग आंदोलन सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बीच में घटना हो गया चौरा चौरी हत्याकांड। कौन सा घटना हुआ, चौरा चौरी हत्याकांड। चौरा चौरी हत्याकांड हुआ कब, तो 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ, गोरखपुर में जो है आपको चौरा चौरी हत्याकांड हो गया। और इसी घटना से दुखी होकर गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। और चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ, बंद हुआ यह आंदोलन, और बारदोली में एक बैठक बुलाई गई, और इसी बैठक में क्या किया, असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। याद रखिएगा चौरा चौरी हत्याकांड क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसमें क्या हुआ था कि भगवान अहीर के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया था। लेकिन इस भीड़ पर क्या किया, गोरखपुर की पुलिस ने, अंग्रेज ने
क्या किया कि भीड़ पर बल का प्रयोग किया और यह भीड़ क्या हो गया, उग्र हो गया। इस उग्र भीड़ ने जाकर के चौरा चौरी थाने में जाकर के एक दरोगा और 21 सिपाही को जिंदा जला दिया और यही घटना कौन हो गया, चौरा चौरी हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य का है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य का है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सिक्किम। भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य का है, सिक्किम है। यदि अधिकतम पूछा जाए आपसे, अधिकतम जनसंख्या किस राज्य का है, तो आपको यूपी का होगा। यदि आपसे पूछ दिया भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर सिक्किम हुआ। अधिकतम पूछा जाएगा तो कौन सा होगा, यूपी होगा। और यदि आपसे पूछ दिया क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किस राज्य का है, क्षेत्रफल में बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल में बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, बड़ा राज्य होगा आपको राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन होगा, राजस्थान होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी किस राज्य से निकलती है। गंगा नदी किस राज्य से निकलती है, तो याद रखना उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य से निकलती है गंगा नदी। और पहले उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से जानने जाता था, तो याद रखिएगा गंगा नदी निकलती उत्तराखंड में कहाँ से, गंगोत्री हिमानी से। गंगोत्री हिमानी से निकलती है, गंगोत्री हिमानी से निकलती है आपको, गंगोत्री हिमानी से निकलती है कौन सी नदी, गंगा नदी। और जहाँ से निकलती है वहाँ इसका नाम क्या है, तो भागीरथी है। भागीरथी इस नाम का है, लेकिन इसमें एक नदी अलकनंदा करके मिल जाती है और अलकनंदा नदी के मिलने से ही ये क्या बन जाती है, संयुक्त धारा गंगा बन जाती है, याद रखना है। और यदि आपसे पूछ दिया जाए गंगा नदी भारत के कितने राज्य से गुजरती है, कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो याद रखना उत्तराखंड से निकला, उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड के बाद हो जाएगा आपको, उत्तराखंड के बाद ये यूपी में प्रवेश करता है, यूपी के बाद आपको ये बिहार आएंगे, बिहार के बाद कहाँ जाएंगे, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। और एक राज्य आपको है झारखंड, झारखंड का कुछ जिला टच करता है। तो याद रखना भारत ये जो है गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और यह जब नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है गंगा नदी, तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है गंगा नदी को जो है ना बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना पद्मा के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछ दे गंगा नदी की लंबाई कितनी है, लंबाई आपसे पूछे तो याद रखना 2525 किलोमीटर जो है गंगा नदी की टोटल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो याद रखना 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल, 120 दिन का होता है। और याद रखिएगा हम लोग के शरीर में 3 प्रकार के ब्लड होते हैं, एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है आपको डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है आपको प्लेटलेट्स। तीसरा कौन होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो याद रखना हमारे शरीर में 3 प्रकार के ब्लड होते हैं, कौन कौन, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी को होता है व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। याद रखिए यदि आपसे पूछ दे डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, तो याद रखिएगा 2 से 4 दिन। कितने दिन का होता है, 2 से 4 दिन का होता है। और डब्ल्यूबीसी जो है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक जो है क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कौन बढ़ाता है, तो याद रखना है डब्ल्यूबीसी, यानी रोग से लड़ने में मदद करता है डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट्स का काम क्या है, तो रक्त का थक्का बनाने में जो है प्लेटलेट्स का अहम योगदान है। और याद रखिएगा हमारा आरबीसी जो है वो गरीब है क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, यानी आरबीसी के पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इस पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब किससे मापी जाती है, तो याद रखना है बैरोमीटर।
किससे मापी जाती है? तो बैरोमीटर से जो है आपको वायुमंडलीय दाब मापी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुमंडलीय दाब किससे मापी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडलीय दाब जब एकाएक नीचे गिरेगा तो क्या होगा? यदि वायुमंडलीय दाब एकाएक नीचे गिरेगा ना, जब एकाएक नीचे गिरेगा तो आंधी होगा। क्या होगा? आंधी आएगा, आंधी तूफान होगा। और यदि धीरे धीरे नीचे गिरेगा, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो क्या होगा? यदि आपसे पूछ दे धीरे धीरे वायुमंडल नीचे गिरेगा तो वर्षा होने की संभावना होगी। क्या होगी? धीरे धीरे यदि नीचे गिरेगा तो वर्षा होने की संभावना होगी, और धीरे धीरे जब ऊपर होगा तो मौसम क्या होगा? साफ होगा। और याद रखिएगा वायुमंडलीय दाब जो होता है ना, जब पृथ्वी तल से हम लोग समुद्र तल से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है। और पृथ्वी तल से यदि नीचे जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहाड़ों पर खाना बनाना कठिन क्यों है? तो याद रखिएगा वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए पहाड़ पर खाना बनाना कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, क्वेश्चन है आपको मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना मानव शरीर में टोटल हड्डी कितना होता है? 206 होता है। यदि आपको बाल्यावस्था पूछ दे, बाल्यावस्था यदि पूछ दे तो याद रखना 208 हो जाएगा। यदि शिशु में पूछ दे, शिशु में हड्डी कितना होता है? तो 300 से क्या होता है? एबव होता है। 300 से एबव होगा, यानी अधिक होता है ऑप्शन में, तो याद रखना है। और एग्जाम में पूछ दिया यदि कान में कितना हड्डी होता है, कान में भी पूछा जाता है, कान में 6 हड्डी होता है। यदि चेहरा में पूछ दे आपसे चेहरा में हड्डी कितना है, तो चेहरा में 14 होता है। और आपसे पूछ दे कपाल में कितना होता है, कपाल में, तो कपाल में हड्डियों की संख्या 8 होती है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक रंग का प्रयोग किया जाता है। तब सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं प्राथमिक रंग है कौन कौन। तो ब्लू, रेड और ग्रीन, ब्लू, रेड और ग्रीन, ये तीनों क्या है? प्राथमिक रंग है। ब्लू, रेड और ग्रीन क्या है? ये प्राथमिक रंग है। इन तीनों को मिला दीजिएगा तो हो जाएगा आपको व्हाइट। कौन सा कलर होगा? व्हाइट कलर होगा। तो याद रखिएगा प्राथमिक रंग कौन कौन है? लाल, ब्लू और ग्रीन है। तो ये सब आपको याद रखना है। पूछा गया है रंग का प्रयोग कहाँ होता है, यूज कहाँ करते हैं? तो टीवी में करते हैं, रंगीन टेलीविज़न में, रंगीन टीवी में यूज किया जाता है। उसके बाद आपको एलसीडी में यूज किया जाता है। मान लीजिए लैपटॉप में भी यूज होता है, डेस्कटॉप में भी यूज होता है, डेस्कटॉप में यूज किया जाता है। प्राथमिक रंग का मोबाइल में यूज होता है, मोबाइल में यूज होता है आपको प्राथमिक रंग का। तो याद रखिएगा प्राथमिक रंग का ये सब यूज है। और प्राथमिक रंग कौन कौन है? ब्लू, ग्रीन और रेड जो है ये आपको प्राथमिक रंग, और तीनों को मिला दीजिएगा तो हो जाएगा व्हाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान किस अधिवेशन में गाया गया था? यानी भारत का राष्ट्रगान जो है किस अधिवेशन में गाया गया था? तो याद रखना है कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब? 1911 ईस्वी में। कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में। और राष्ट्रगान है कौन? तो जनगण मन है, ये राष्ट्रगान है। ये गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। उसके गाने में कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा 52 सेकेंड का, 52 सेकेंड का समय लगता है। यदि आपसे राष्ट्रगीत पूछ दिया जाए तो राष्ट्रगीत को गाने में जो है ना 65 सेकेंड का समय लगता है, या 1 मिनट 5 सेकेंड। और राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? यानी राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने पुस्तक गीतांजलि से लिया था जनगण मन, इन्हें अपने पुस्तक गीतांजलि से लिया था जनगण मन, और यही भारत का राष्ट्रीय गान बना था। और याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को इसी गीतांजलि के लिए जो है ना 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के
क्षेत्र में। एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल कब मिला था, तो 1913 ईस्वी में इसको नोबेल दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। किस लिए? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए दोस्तों, ये आप लोगों का 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। यदि आप सबों को स्टैटिक जीके का ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले स्टैटिक जीके के साथ, नेक्स्ट डे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।